ओवेन ने आखिरकार उस बग को ठीक कर दिया था जो उसे हफ्तों से परेशान कर रहा था। यह रात के बीच का समय था जब उसने एक साइड कैरेक्टर के लिए गेम रूट पूरा किया जिसका नाम था डेको लेन वॉन ग्रेहान यूलाइन, जो कि एक इंटरमीडिएट बॉस और गेम में एक नामित विलेन था। जब वो अपना काम खत्म कर रहा था तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जो विकास टीम की टीम लीडर भी थी, उन्होंने अच्छे समय बिताए थे, लेकिन उनका रिश्ता उनकी अलग अलग पर्सनालिटी की वजह से खराब हो गया था। वो तो आलसी और टालमटोल करने वाला था, जबकि वो एक मेहनती कामकाजी महिला थी। उसने उसे बेहतर बनने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनका ब्रेकअप हो गया था और उसने हाल ही में सुना कि वो अब किसी और के साथ है। जब उसने देखा कि वोएन डेको लेन पर काम कर रहा है तो उसने बिना सोचे समझे एक बम गिरा दिया। डेको का कैरेक्टर डिजाइन वोएन पर आधारित था। डेको के गुण और क्षमताएं भी वोएन की पर्सनालिटी को दर्शाती थी। अचानक उसने अपने बॉयफ्रेंड को बाहर इंतजार करते देखा और जल्दी से चली गई। लगभग 2 बजे रात हो रहे थे और वोएन बार बार डेको लेन का परीक्षण करता रहा, हर विवरण को पूर्ण करने की कोशिश में। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि डेको उसकी तरह दिखता है। गेम की बैक स्टोरी में डेको को एक जादुई जीनियस के रूप में माना गया था, लेकिन असल में वोएन को लगता था कि वो केवल औसत था। डेको की घमंड और कुलीन पृष्ठभूमि ने उसे एक ऐसे कैरेक्टर में बदल दिया था जिसका व्यक्तित्व गहराई से दोषपूर्ण था, इतना ट्विस्टेड कि उसे इंसान कहना भी मेहरबानी होगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डेको को और मजबूत होना था ऐसे पात्रों के साथ जो उसे नफरत करते थे। वोएन ने तय किया कि वह डेको को एक विशिष्ट व्यक्तिगत गुण देगा, कुछ ऐसा जो उसे अलग करे। उसने एक विशेषता पेश की जिसे समझदारी कहा जाता है, और कुछ अपने पसंदीदा गुण भी जोड़े। धन, सबसे शक्तिशाली स्पर्श, तेज दृष्टि और लोहे की इच्छा शक्ति। इन सभी से डेको को भर देने के बाद वोएन को एहसास हुआ कि शायद उसने ज्यादा कर दिया है। रिलीज डेट से पहले संभावित बग्स के लिए चिंतित होते हुए उसने डेको लेन को उसके मूल डिजाइन पर वापस लाने का फैसला किया। जैसे ही वो बदलाव करने वाला था, एक टेक्स्ट मैसेज आया जो उसे बाहर देखने के लिए कह रहा था। जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया कि आसमान में एक विशाल छिद्र था और इससे पहले कि वो समझ पाता, एक बिजली की चमक उसकी ओर गिर गई। अगले पल में उसने देखा कि वो उसी गेम की दुनिया में जाग गया है जिसे उसने खुद बनाया था। कुछ दिन बीत चुके थे जब से उसने डेको लेन का शरीर संभाला था, एक ऐसा कैरेक्टर जिसका किसी भी स्थिति में मरना तय था। तभी डेको की बहन कमरे में घुस गई, उसे डांटते हुए कि वो एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने की बजाय क्यों ऐसे बेकार है। उसने एक महिला के कारण उसकी उलझन पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और डेको द्वारा संसाधित किए जाने वाले दस्तावेजों का एक ढेर उसके डेस्क पर फेंक दिया। अपनी डांट के बाद वो गुस्से में चली गई, चेतावनी देते हुए कि उसे अपनी हरकतें सुधारनी होंगी क्योंकि वो अपने परिवार का नाम खराब नहीं होने देगी। शुरुआत में वोएन को लगा कि ये सिर्फ एक ट्विस्टेड जैसे जैसे दिन बीतते गए, जीवन की यथार्थवादी अनुभूति ने उसे कठोर वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। उसे अब भी नहीं पता था कि क्या ये किसी तरह का परलोक है, क्योंकि वो उस बिजली के झटके से मर गया था। जो भी मामला हो, एक बात निश्चित थी, वो अब उस खेल का खलनायक बन चुका था जिसे उसने कभी विकसित किया था। अगर आप भूल गए हैं तो याद दिला दूं कि वो खेल में मध्य है। चाहे आप किस मार्ग का चयन करें, वो सभी समस्याओं की जड़ है और सभी का अंतिम दुश्मन है। वो अनगिनत पात्रों को दर्द पहुंचाने का जिम्मेदार है। एक और चीज जो वोएने को चिंतित करती है वो ये है कि उसे नहीं पता कि वो कहानी के किस हिस्से में है। उसके पास केवल ये जानकारी थी कि उसके पास कितनी मना है, फिर भी उसे ये नहीं पता कि ये कितनी तेजी से समाप्त होती है। वो मजाक नहीं कर रहा था जब उसने कहा कि सभी, खुद वो भी, विकास के दौरान लगभग 1000 बार खेल का परीक्षण कर चुके थे और इस पात्र ने केवल एक बार ही किसी तरह जीवित रहने में सफलता पाई थी। डेसिलिन को केवल मरने और मध्य के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए बनाया गया था। वोएने ने तब उन दस्तावेजों पर नजर डाली जो डेसिलिन की बहन ने उसे फेंक दिए थे।
उसका नाम यारियल वॉन ग्रेहान यूक्लाइन है, डेसलिन की सौतेली बहन और वर्तमान में हाउस यूक्लाइन की प्रमुख। और ये संयोग से हुआ कि डेसलिन और उसके बीच एक सामान्य भाई बहन का रिश्ता नहीं है। डेसलिन की एक मंगेतर भी है जिसका नाम जूली है। यारियल ने जूली का उल्लेख इतनी बुरी भावना से किया था कि वुएने को संदेह होता है कि उनके बीच कुछ हुआ होगा। उसके हाथ में जो दस्तावेज है वो एक अनुबंध है। स्पष्ट रूप से उसने पहले से ही खुद को इम्पार्शियल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डेसलिन के रूप में नामांकित कर लिया है, जहां उसे बुनियादी जादू और मना मानसिकता सिखाने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा लगता है कि उसे उन व्याख्यानों में भाग लेना अनिवार्य है जिन्हें उसे देना है, जबकि उसके पास पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है। ये अवसर उसे बाहर जाने और इस दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों पर जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देता है। एक प्रणाली सूचना उसकी आंखों के सामने चमकती है। ये दर्शाती है कि उसका प्राथमिक अस्तित्व लक्ष्य खेल में आवश्यक बनना है। साइड क्वेस्ट के लिए उसे विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान देना है। यदि वह इस कार्य को पूरा करता है तो उसे 0.5 स्टोर मुद्रा प्राप्त होगी। उसे याद है कि कुछ मार्गों में डेसलिन यारियल की कार्रवाइयों के कारण मर जाता है, इसलिए वो अपने वर्तमान मिशन को पूरा करने के लिए उठता है। इसके अलावा स्टोर मुद्रा उसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होगी, हालांकि उसे ये नहीं पता कि उसे किस विषय पर व्याख्यान देना है। वो सोचता है कि उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आखिरकार उसके पास वो समझ कौशल है जिसे उसने ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले जोड़ा था। ये गुण उसे वास्तव में कुछ भी समझने में मदद करता है। उसे बस इसे सक्रिय करने के लिए थोड़ा मना चाहिए। जैसे ही वो तैयार होता है और कुछ अधिक औपचारिक पहनता है, उसे एहसास होता है कि ये जगह उस स्थान से कितनी भिन्न है जहां वह पहले रहता था। फिर भी उसने सब कुछ सहजता से पार कर लिया, जैसे कि वो पूरी तरह से डेसलिन के रूप में जी रहा हो। सामान्य परिस्थितियों में वो इन कपड़ों को पहनकर असहज महसूस करता, लेकिन अब वे उसके लिए सुरुचिपूर्ण लगते हैं और उसे आराम प्रदान करते हैं। ये सब डेसलिन की विशेषताओं का परिणाम है। डर, गरिमा और सौंदर्यबोध। ऐसा लगता है कि डेसलिन उसे इस शरीर पर पूरी तरह से कब्जा करने की अनुमति दे रहा है। वुएने को यह भी महसूस नहीं हो रहा कि वह कुछ ऐसा कहे जो असभ्य माना जाएगा। वो औपचारिकता जो किम वुएने को कभी कठोर लगती थी, अब स्वाभाविक लगती है। हालांकि उसका मुख्य उद्देश्य जानकारी इकट्ठा करना है, फिर भी इस पहले व्याख्यान की ओर चलना पूरी तरह से सामान्य लगता है, जैसे कि वो हमेशा यहाँ का हिस्सा रहा हो। वो निश्चित रूप से महसूस करता है कि वह एक कुलीन व्यक्ति की भूमिका निभा रहा है, एक उच्च श्रेणी के कुलीन वर्ग का सदस्य। ये उसके मूल जीवन के लिए एक तेज विपरीत है। किम वुएने एक साधारण आदमी था जो दक्षिण कोरिया से था, जिसके पास सामान्य दिखने के साथ साथ एक आलसी, कथित रूप से पैथेटिक जीवन था जिसे एक लड़की ने भी छोड़ दिया था। लेकिन अब डेसलिन के रूप में वो सही मायने में एक कुलीन की भूमिका निभाना चाहता है। जैसे ही वो अपनी कार में प्रवेश करता है, उसे याद आता है कि उसने पहले कभी इतनी शानदार गाड़ी में सफर नहीं किया। अच्छे वाहनों की बात करते हुए उसे अपनी पूर्व प्रेमिका के बॉयफ्रेंड की याद आती है, जिसके पास एक ऐसा ही वाहन था। अचानक उसकी नजर बगल की सीट पर बैठे एक युवा लड़के पर पड़ती है। जब लड़के को एहसास होता है कि डेसलिन वहां है, तो वो घबराकर प्रोफेसर को नमस्कार करता है और कुछ दस्तावेज उसे सौंपता है। इसे देखकर डेसलिन ये सोचता है कि शायद ये व्यक्ति उसका सहायक या शायद उसका सचिव है। डेसलिन उससे उसकी पहचान के बारे में सवाल करता है, जिससे लड़का थोड़ा चौंक जाता है, खासकर क्योंकि वो पहले से ही डेसलिन की सेवा कर रहा था। डेसलिन जल्द ही समझ जाता है कि जिस दस्तावेज को उसने व्याख्यान सामग्री के रूप में माना था, वो वास्तव में पढ़ने के लिए उसके लिए एक स्क्रिप्ट है। इसमें व्याख्यान के लिए सभी जानकारी शामिल है, हर विवरण तक। वो आश्चर्यचकित नहीं होता, क्योंकि डेसलिन की प्रकृति को देखते हुए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसका मतलब है कि इस लड़के ने सभी काम किए हैं। इसलिए वो इन्हें कुछ प्रशंसा के शब्दों का उपयोग करने के लिए अधिक बाध्य महसूस करता है। लड़का तारीफ सुनकर चौंक जाता है, यहां तक कि ड्राइवर भी अपने मालिक से कुछ अच्छा सुनकर हैरान है। वुएने को यह भी महसूस होता है
की तारीफ करने के बाद इस शरीर की प्रतिक्रिया हुई। ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। उसे वास्तव में किसी को प्रशंसा देने के बाद अस्वस्थ महसूस होता है, जो केवल वोएने को ये संदेह करने पर मजबूर करता है कि डेसलिन वास्तव में कितना भयानक व्यक्ति है। उसे पहले भी वही घृणाजंग भावना महसूस हुई थी जब वो पहले घर से बाहर निकला था। ऐसा लगता है कि डेसलिन की चेतना वास्तव में उसकी अपनी चेतना पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उनकी छोटी यात्रा के बाद वे अंततः इंपीरियल यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, जो जीवन से भरी हुई है। अब जब वो यहाँ है तो उसका अगला कार्य उन दस्तावेजों में उल्लिखित क्षेत्र रोडियो हॉल को खोजना है। जब वे निर्धारित स्थान पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि छात्र पहले से ही अपनी सीटों पर बैठे हैं और आश्चर्यजनक रूप से वे प्रोफेसर डेसलिन के व्याख्यान में भाग लेने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। अफवाह है कि डेसलिन जादू के व्याख्या में एक मास्टर है, एक प्रतिभा जिसने उसे युवा उम्र में बाल प्रतिभा का खिताब दिलाया था। जब हमारा नायक अंततः अपनी उपस्थिति से कक्षा को रोशन करता है तो वो छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है, खुद को डेसलिन वॉन ग्रेहान यूक्लाइन के रूप में पेश करता है। वो यहाँ विश्वविद्यालय के जादू टॉवर के प्रमुख प्रोफेसर के रूप में ये कक्षा नेतृत्व करने के लिए है। औपचारिकताओं के बाद वो व्याख्यान शुरू करता है। छात्राएं डेसलिन की सुंदरता और प्रभावशाली व्यक्तित्व से पूरी तरह मोहित है। लगभग 3 साल पहले उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। कई वर्षों तक उन्होंने जादू की व्याख्या पर शोध करने में अपना जीवन समर्पित किया, लेकिन जब किसी ने उससे उसकी थीसिस छीन ली तो वो पूरी तरह से निराश हो गए और अंततः मृत्यु का विकल्प चुना। जिस व्यक्ति ने उसके पिता के जीवन के काम को लूटा उसे सभी एक प्रतिभाशाली जादू व्याख्याता के रूप में जानते थे, और वो घिनौना व्यक्ति डेसलिन था। अपने पिता के नुकसान के बाद वो कुछ भी करने में असमर्थ थी। अंततः उसने सब कुछ खो दिया, अपने परिवार के घर और क्षेत्र सहित, और एक अनाथ बन गई जिसके पास कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए उसने एक वादा किया, उस कायर से बदला लेने का। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उसने साम्राज्य के शाही विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां डेसलिन एक प्रोफेसर है। जबकि अन्य छात्र सच्चाई नहीं जानते, वो इस तथ्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि डेसलिन की तथाकथित जादू व्याख्या कौशल कुछ नहीं बल्कि एक चुराई हुई धोखाधड़ी है। ये उपलब्धियां उसके पिता की है। वो ये नहीं सहन कर सकती कि वो उस स्थान पर कब्जा किए हुए है जो उसके पिता का होना चाहिए था। लेकिन जितनी जल्दी वह उसे उजागर करना चाहती है, उतनी ही अच्छी तरह से जानती है कि उसे शांत रहना होगा, क्योंकि उसे नीचे गिराने का एकमात्र तरीका अपनी प्रतिशोध की योजना को सावधानीपूर्वक तैयार करना है। डेसलिन फिर से कक्षा का ध्यान आकर्षित करते हैं, खुद को जादू टॉवर का प्रमुख प्रोफेसर और तत्वों को नियंत्रित करने वाले सम्राट जादूगर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही वो अपने व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। वो जादू के मूल सिद्धांतों, इसके 3 प्रमुख गुणों और 9 प्रकारों की व्याख्या करना शुरू करते हैं। गुण जादू का स्रोत और उत्पत्ति होते हैं, जबकि तत्व वस्तुओं का निर्माण करने वाली सामग्री होते हैं। 9 प्रकारों में सम्मोहन, आत्माएं, विनाश, समर्थन, जादू, हेरफेर, लचीलापन, मोहित करना और अंत में सामंजस्य शामिल है। जैसे जैसे वो जिन व्याख्यान देते रहते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ये काम वास्तव में उनकी प्रारंभिक सोच से कहीं अधिक आसान है। ये उनका पहला अनुभव है और वो जादू के सिद्धांत से परिचित नहीं है। भले ही वो केवल स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हों, वो सब कुछ पूरी तरह से समझते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि डेसलिन की स्वाभाविक उपस्थिति और प्रभावशाली के कारण छात्र उनके हर शब्द पर ध्यान देते हैं। यहां तक कि एलिटिज्म जैसे बोझिल गुण, जैसे रुचि बनाए रखना और आंखों का संपर्क, भी स्वाभाविक लगते हैं, न कि दमनकारी। शायद वर्तमान डेसलिन वास्तव में एक महान शिक्षक के गुण रखते हैं। हम फिर से व्याख्यान की सामग्री पर लौटते हैं, जहां हम सीखते हैं कि मना का उपयोग शरीर में कहाँ संग्रहित किया गया है, इसके आधार पर भिन्न होता है। सामान्यतः जादूगर अपने सिर में मना संग्रहित करते हैं, क्योंकि ये जादू को कल्पना करने के लिए सबसे आसान स्थान है। योद्धा अपने दिल में मना संग्रहित करते हैं,
जिससे वे इसे अपने रक्त वाहिकाओं के माध्यम से छोड़ सकते हैं। अंत में आंतरिक कोर है, जो आंतरिक और बाहरी मना को जोड़ता है, जिससे ये सबसे सार्वभौमिक रूप से प्रभावी भंडारण विधि बनता है। सरल शब्दों में मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि किसी में प्रतिभा नहीं है तो उन्हें एक रास्ता चुनना होगा और उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ध्यान केंद्रित करने की बात करते हुए वोएने ये सोचते हैं कि डेसिलिन की प्रतिभाएं भी इतनी प्रभावशाली नहीं है। उनके वर्तमान मना का स्तर लगभग 3500 है। यदि आपको ये समझने के लिए तुलना की आवश्यकता है कि ये मना पूल कितना छोटा है, तो विचार करें कि एक जादूगर का प्राथमिक मना 30,000 है। तो वोएने को ये काफी विडंबनापूर्ण लगता है कि वो छात्रों को उस चीज के बारे में व्याख्यान दे रहा है जिसे उसे अपनी खुद की जिंदगी में लागू करना चाहिए। किसी भी मामले में वो व्याख्यान समाप्त करता है, लेकिन अभी भी एक विशेष पंक्ति है जिसे कहने में वह संकोच कर रहा है। वो निश्चित है कि अगर ये मूल डेसिलिन होते तो वो इस वाक्य को नहीं पढ़ता, और वो पंक्ति है। क्या कोई छात्र प्रश्न पूछना चाहता है? ऐसा लगता है कि छात्र पूरी तरह से व्याख्यान में खोए हुए थे, इसलिए उनके पास इस विषय पर कोई संदेह नहीं था। यहां तक कि डेसिलिन को भी राहत महसूस होती है कि कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जैसे ही वो ये सोचता है, वही छात्रा जो डेसिलिन के प्रति द्वेष रखती है खड़ी हो जाती है। वो पिछले रात की एक घटना को याद करती है जहां एक रहस्यमय जादू छात्रावास में खोजा गया था। ये शैतान का काम माना जाता है, लेकिन वो डेसिलिन के विचार सुनना चाहती है। अपने प्रश्न का उत्तर देने से पहले डेसिलिन उसे नैतिकता की कमी के लिए बुलाने से खुद को रोक नहीं पाता। उसे पहले अपना नाम और संबद्धता बतानी चाहिए थी। वो किसी ऐसे व्यक्ति को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है जो बुनियादी कक्षा की शिष्टाचार नहीं जानता। ये कहते हुए वो छोड़ने लगता है, न कि इसलिए कि उसे शिष्टाचार की परवाह है, बल्कि इसलिए कि वो उसके प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। आखिरकार उसकी समझ कौशल बहुत अधिक मना का उपयोग करती है, और उसके पास वर्तमान में 3,375 में से केवल 2,000 बचा है। केवल स्क्रिप्ट को समझने में उसे 1,300 मना खर्च करना पड़ा। इसलिए वो सुनिश्चित नहीं है कि उसने पहले कभी देखे गए जादू के बारे में जानने में कितना मना लगेगा। इस बीच छात्र उसके पीछे की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, ये देखकर कि उसने कैसे खुद को बेवकूफ बनाया। वे सोचते हैं कि वो प्रोफेसर का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। बेचारी लड़की को प्रोफेसर के शब्दों से होने वाली अपमानजनक स्थिति से चोट पहुंची है, लेकिन वो फिर भी प्रयास करती है, उम्मीद करती है कि उसे उससे कोई प्रतिक्रिया मिलेगी। उसके अनुसार जादू टॉवर स्थिति का विश्लेषण करने से इनकार कर रहा है, ये मानते हुए कि ये केवल एक अफवाह है। लेकिन अगर ये प्रोफेसर डेसिलिन है तो वो सुनिश्चित है कि वे ये पता लगाने में सक्षम होंगे कि किस प्रकार का जादू इस्तेमाल किया गया था। वो खुद एक जादू करती है और डेसिलिन से अनुरोध करती है कि वह इसका विश्लेषण करे। ने बताया कि छात्रावास में कई शेष डेब्यूटेंट इसे विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए वो उम्मीद कर रही थी कि प्रोफेसर डेसिलिन कम से कम एक नजर डाल सके। बिना हिचकिचाहट के डेसिलिन ने घोषणा की कि ये बाधा जादू है, और उसकी अचानक प्रतिक्रिया उसे चौंका देती है। वो विस्तार से बताता है कि ये एक मोहित करने वाले प्रकार का बाधा जादू है, जिसका अर्थ है कि इस जादू का उपयोग करने वाले ने सभी को छात्रावास में फंसाने का इरादा रखा था। अब जब उसने उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया है, तो वो उसे करते हुए कहता है कि वो आगे नहीं बढ़े, चूंकि साइड क्वेस्ट पूरा हो गया है। डेसिलिन उस पुरस्कार मुद्रा को इकट्ठा करता है जो उसे वादा की गई थी। दृश्य फिर विश्वविद्यालय के जादू टॉवर की कैफेटेरिया में बदलता है, जहां हम उस लड़की को फिर से देखते हैं जो बिना किसी टेबल शिष्टाचार की परवाह किए भोजन कर रही है। वैसे उसका नाम एफ्रिन है। उसने वो प्रश्न पूछने का एकमात्र कारण ये था कि डेसिलिन की जादू व्याख्या कौशल एक झूठ है, लेकिन इसके बजाय वो खुद को मजाक बना देती है, और जो अपमान उसने सहा वो बहुत भारी है। वो अभी भी इस बात पर विश्वास करती है कि डेसिलिन को नहीं पता था कि वो क्या कह रहा था, और बस जो उसके मन में आया वो कहा। आप देखिए,
मोहित करने वाला जादू अत्यधिक कठिन होता है और अधिकांश जादुओं के लिए पैरामीटर की आवश्यकता होती है। इसलिए डेसलिन का जादू को मोहित करने वाले जादू के रूप में बुलाना बिना किसी पैरामीटर का उल्लेख किए एक खिंचाव जैसा लगता है। जो उसने उसे दिखाया वो ज्ञात जादू के चक्र की सीधी प्रति थी, जो पिछले रात छात्रावास के मुख्य दरवाजे पर खींची गई थी। जबकि सभी शुरू में अज्ञात जादू से हैरान थे, ये जल्दी से नए छात्रों के लिए शोध सामग्री बन गई। इसलिए उसने शुरू से ही जान लिया था कि डेसलिन झूठ बोल रहा था, ये दावा करते हुए कि जादू मोहित करने वाला जादू था। लेकिन फिर उसकी एक दोस्त उसके पास दौड़कर आती है और बताती है कि कल छात्रावास के मुख्य दरवाजे पर जो जादू चक्र था वो वास्तव में एक बाधा जादू है और उन्होंने सामूहिक शोध के बाद इसका पता लगाया है। मूलतः प्रोफेसर डेसलिन ने उस जादू के बारे में जो कहा था वो वास्तव में सच था। एफ्रिन को ये बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। वो ये स्वीकार करने से इनकार करती है कि ये वास्तव में बाधा जादू था। वो डेसलिन को जादू व्याख्या का एक वैध मास्टर मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी दोस्त प्रोफेसर डेसलिन और उसकी क्षमताओं की अनंत प्रशंसा करते हुए अंततः जाने का निर्णय लेती है। जाने से पहले वो एफ्रिन का धन्यवाद करती है कि उसने जादू के बारे में प्रोफेसर से सवाल पूछा, क्योंकि कोई और उसे सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर भी एफ्रिन को यह मानने में संदेह है कि डेसलिन ने जानबूझकर सही उत्तर दिया। वो मानती है कि यह सिर्फ एक संयोग था। उसे और भी परेशान करता है कि उसने उसे और अधिक उजागर कर दिया। अब सभी को विश्वास हो गया है कि डेसलिन एक सक्षम प्रोफेसर है। वो फिर से डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगती है जिसमें उनके प्रतिष्ठित प्रोफेसर डेसलिन की उपलब्धियों का विवरण है। वो डेसलिन के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रही है। आखिरकार एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप दुश्मन और खुद को जानते हैं तो आप कभी हार नहीं सकते। वो खुद को मजबूत बनाने का निर्णय लेती है। यदि उसे हर दिन उस कायर का सामना करना है तो वो सुनिश्चित करेगी कि उसे इतना उजागर करे कि उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाए। दृश्य फिर डेसलिन पर बदलता है, जो अभी भी कक्षा में होने वाले सबसे खराब संभावित परिणामों के बारे में चिंतित है। आप देखिए, जिस क्षण उसने उस जादू को देखा, उसकी समझ कौशल स्वचालित रूप से सक्रिय हो गई। जादू चक्र को उसकी उलझी हुई रेखाओं और जटिल संरचना के साथ देखना ही उसे बाकी सारी मना खत्म करने के लिए काफी था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी मना का बलिदान देने के बाद भी वो ये समझने में असमर्थ था कि जादू वास्तव में क्या था। अगर उसके पास अब की तुलना में दोगुना मना होता तो भी वो इसके पीछे के सिद्धांतों को नहीं समझ पाता। लेकिन फिलहाल वो सिर्फ इस बात से राहत महसूस करता है कि सब कुछ उसके पक्ष में हो गया। जैसे ही वो चलना जारी रखता है, अचानक उसका रास्ता एक महिला द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, जो सफेद नाइट आर्मर में है। उसके सफेद बाल और हल्की रंग की आंखें हैं। वो एक परिचित दृश्य है। डेसलिन उसे तुरंत पहचानता है क्योंकि उसने इस खेल पर काम करते समय उसे अनगिनत बार देखा है। वो जूली वॉन द फ्राइटन है, उसकी कथित मंगेतर और एक नामित पात्र जो अंततः शूरवीरों के शिखर पर पहुंच जाएगी। हालांकि वो इस समय उससे मिलना नहीं चाहता था, फिर भी वो उसकी नमस्कार का तुरंत जवाब देता है, ये कहते हुए कि वो ठीक है। लेकिन जूली को विश्वास नहीं होता। वो सवाल करती है कि वो कैसे ठीक हो सकता है जब उसने एक सप्ताह पहले किए गए वादे को तोड़ा है। बेशक वोइने को नहीं पता कि वो किस वादे की बात कर रही है। चूंकि वो इस समय अनावश्यक नाटक से बचना चाहता है, वो इसे टालने का निर्णय लेता है। वो उसे पार करने की कोशिश करता है, अनौपचारिक तरीके से ये दावा करते हुए कि उसे कोई वादा याद नहीं है। लेकिन जूली फिर से उसके रास्ते को रोक देती है। वो उसे पहले की तरह भागने नहीं देगी। ये देखकर कि वो इस वादे के मामले में कितनी गंभीर है, डेसलिन समझ जाता है कि वो उसे बिना उत्तर दिए नहीं जाने देगी। इसलिए वो वही बात दोहराता है, ये दावा करते हुए कि उसने भूल गया और हाल ही में बुखार को बहाने के रूप में इस्तेमाल करता है। वो उससे अनुरोध करता है कि वो उसे बताएं कि वह किस वादे की बात कर रही है। इस बिंदु पर कहानी एक सप्ताह पहले की ओर लौटती है। जूली ने उससे एक वादा किया था, यदि वह अपने प्रति सच्चा होता और अपनी दिखावट
और घमंड को सभी के सामने स्वीकार करता तो वो हमेशा उसके साथ रहती, भले ही दुनिया ढह जाए। वर्तमान में बेचारी जूली आंसुओं के कगार पर है। वो सोचती है कि क्या उसने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ वो एक तरफ हट जाती है, उसे जाने की अनुमति देती है। डेसलिन उसकी परेशानी के बारे में पूछने की परवाह नहीं करता और बस चला जाता है, जो निश्चित रूप से जूली को बहुत परेशान करता है। हालांकि वो इसे व्यक्त नहीं करती। उनकी सगाई पूरी तरह से सुविधा के लिए थी। डेसलिन एक प्रतिभाशाली जादूगर और जूली एक प्रतिभाशाली योद्धा के विवाह से उनके परिवारों के प्रमुखों ने विश्वास किया कि इससे दोनों पक्षों को बड़ा लाभ होगा और उनकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। यूक्लाइन और दा फ्राइटन, दो शक्तिशाली कुलीन रक्तरेखाएं, एक साथ राज करने वाली थी। इसी कारण से विवाह का कोई विरोध नहीं था और यही कारण था कि जूली को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया गया, भले ही वो उसे एक भी बार न पसंद करती हो। हालांकि बाद में दोनों घरों ने ये महसूस किया कि डेसलिन की प्रतिभाएं वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं थी। वो वह प्रतिभाशाली जादूगर नहीं था जिसे सभी ने सोचा था। शायद डेसलिन इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने दुनिया को ये कहकर धोखा दिया कि वो जादुओं का विश्लेषण करने में प्रतिभाशाली है। अंततः एक प्रोफेसर बन गया, यहां तक कि शीर्ष प्रोफेसर की उम्र में सबसे कम उम्र का शीर्ष प्रोफेसर वर्तमान में गिरावट पर है। इस शीर्षक के तहत सुर्खियां छपी थी। उस शीर्षक के प्रकाशित होने के बाद उसने किसी भी उपलब्धियों को दिखाना बंद कर दिया।